नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रो एजुकेशन में। और आज की क्लास में हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कवर करने वाले हैं। तो लेबर लॉ में बहुत सारे एक्ट आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फैक्ट्रीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, तो बहुत सारे ऐसे एक्ट आते हैं। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो लेबर लॉ की सीरीज में इससे पहले मैंने फैक्ट्रीज एक्ट को भी कवर कर रखा है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके उसको ज़रूर चेक करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन उसको भी हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। देखो, आज 9 मई 2020 से जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से जस्ट एक दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने सारे लेबर लॉज को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। तो लेबर लॉज में कौन कौन से आते हैं आपको पता ही, मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट। इन सारे लेबर लॉज को यूपी गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी रखे हैं। 3 एक्ट को इन्होंने एक्सेप्शन में डाल रखा है, यानी ये एक्ट अभी भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया? देखो, यूपी गवर्नमेंट इकोनॉमी को रिवाइव करना चाह रही है, स्टेट की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और इंडस्ट्री को यूपी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, यूपी को एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये लोग ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। तो ये स्टेप्स सही हैं या गलत हैं, ये तो समय ही बताएगा। आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से 3 एक्ट हैं जो यूपी गवर्नमेंट ने अभी सस्पेंड नहीं करा, उनको एग्जेम्पशन दिए, यानी ये अभी भी एप्लीकेबल है। तो देखो, सबसे पहला एक्ट है इसमें बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। बॉन्डेड लेबर क्या होते हैं? बंधुआ मजदूर। तो आप किसी से भी बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, तो ये एक्ट अभी भी एप्लीकेबल है। और दूसरा है हमारा एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। इसमें क्या होता था कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे अगर उसको कोई डिसेबिलिटी होती है तो। ठीक है, तो ये एक्ट अभी भी एप्लीकेबल है। और तीसरा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। तो ये 3 एक्ट तो अभी भी अप्लाई होते हैं। साथ में इन्होंने सेक्शन 5 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 भी, उसको भी एग्जेम्पशन दी, यानी ये भी एप्लीकेबल, आपको टाइमली पेमेंट करना है जो भी डेली वेजेस है उनका। ठीक है, तो ये 3 एक्ट अभी भी एप्लीकेबल है। ये जो भी न्यूज़ थी, जो ये लेटेस्ट अपडेट था, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी में अप्लाई होगा। बाकी स्टेट में अभी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और सारे लेबर लॉ एप्लीकेबल हैं, वहाँ कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो देख लेते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इन टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि इस एक्ट को बनाने के पीछे का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद ये एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और उसके बाद में हम डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री देखेंगे कि इंडस्ट्री किसको बोलते हैं। ठीक है, जब इंडस्ट्री होगी तभी तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा। तो सबसे पहले हमें इंडस्ट्री वर्ड को समझना पड़ेगा। इसके लिए वेरियस कोर्ट ने वेरियस केसेस में जजमेंट में बताया किन चीज़ों को हम इंडस्ट्री में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अपने रहेंगे कुछ प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए, जो डिटरमाइन करेंगे नेचर ऑफ इंडस्ट्री को डिटरमाइन करने के लिए क्या प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद ले ऑफ और रिट्रेचमेंट, क्लोजर एंड लॉकआउट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में इनके बीच में डिफरेंसेस पूछा जा चुका है, इनकी डेफिनेशन भी आई है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अथॉरिटीज़, जिस एक्ट के अंदर वेरियस अथॉरिटीज़ बना रखी है जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, जैसे वर्कर्स कमेटी और बहुत सारे हम देखेंगे इसको, और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं वो भी हम कवर करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट केस लॉज इसके अलावा उनको भी कवर करेंगे। और सबसे लास्ट में अवार्ड और सेटलमेंट के टॉपिक को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अपने को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का बेसिक ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा कि इस एक्ट को बनाया क्यों गया। देखो, इस एक्ट का मेन पर्पज़ है इंडस्ट्री के अंदर जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको टाइमली मैनर में सुलझाना। इस एक्ट ने बहुत सारी कमिटीज़ बताई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बताए कि कहाँ पर आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होगा, डिस्प्यूट होगा किसके बीच में? तो सीधी सी बात है, डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो सकता है? सबसे पहला एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, यानी कंपनी के मालिक और कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है जो कंपनी में काम कर रहे हैं। वर्कमैन क्या होता है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और थर्ड, वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। 3 तरह की कैटेगरीज इस एक्ट में बताइए। अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इसके लिए
एक्ट ने बहुत सारी कमिटीज़ बताई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बताए कि आपको कहाँ जाके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। तो इस एक्ट के नाम से हमें समझ आ रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो भी होंगे वो यहाँ पे रिजॉल्व किए जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम वर्कमैन और एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि वर्कमैन और एम्प्लॉय के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, वर्कमैन टर्म बना है वर्किंग से, जो भी पर्सन काम करता है उसको बोलते हैं वर्कमैन, ठीक है। जो वर्किंग पर्सन है उसे बोलते हैं वर्कमैन। तो वर्कमैन सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, यानी उसका खुद का काम भी हो सकता है, या फिर वो किसी और के लिए भी काम कर सकता है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं वर्कमैन। और जो पर्सन सिर्फ किसी और के लिए काम करता है उसे बोलते हैं हम एम्प्लॉय, यानी वो किसी और पर्सन की अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। उस कंपनी का वो क्या है, एम्प्लॉय है। तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा एम्प्लॉय और वर्कमैन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फटाफट से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज टू इंश्योर फेयर टर्म्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एज वेल एज वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स। तो इन सब के बीच में जो भी फेयर टर्म्स यानी सही शर्तों पे इनका डिस्प्यूट का रिजॉल्व होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज टू सिक्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी बाय प्रोवाइडिंग मशीनरी एंड प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय नेगोशिएशन। तो वही कह रहे इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडस्ट्रियल पीस को सिक्योर करना, यानी इंडस्ट्री में कोई भी लड़ाई झगड़े जो भी मतभेद हैं उनको ख़त्म करना, उनके बीच में हार्मनी बनाना, और एक मशीनरी या एक प्रोसीजर प्रोवाइड कराना कि किस तरह से कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, बाय नेगोशिएशन, यानी उनके बीच में आपस में समझौता करवा कर। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये एक्ट कहाँ पर अप्लाई होगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई होता है। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, trade, manufacture or distribution of goods and services irrespective of number of workmen employed therein। तो वही कह रहे हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई बिजनेस है, और इवन सर्विस इंडस्ट्री है, उसके ऊपर भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वर्कमैन, यानी आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर कितने वर्कमैन काम कर रहे हैं। अगर आप इन एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज्ड हैं तो आपके ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई होगा। And every person employed in establishment for hire or reward, including contract labor, apprentice and part-time employees, to do any manual, clerical, skilled, unskilled, technical, operational or supervisory work is covered by act। अगर आपकी कंपनी के अंदर, आपकी इंडस्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं या फिर अप्रेंटाइज क्या होता है, जो ट्रेनिंग पे है, ठीक है, या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ भी हैं, चाहे वो मैनुअल काम करते हो, क्लरिकल काम करते हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, टेक्निकल काम करते हो, या फिर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, उन सब के ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा, यानी इस एक्ट के अंदर इन सबको वर्कमैन माना जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इस एक्ट को बनाने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे फर्स्ट, टू इनकरेज गुड रिलेशन बिटवीन लेबर एंड इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड अ मीडियम ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट थ्रू एडजुडिकेटर अथॉरिटीज़, यानी कि वही गुड रिलेशन मेंटेन करना है लेबर और इंडस्ट्रीज़ के बीच में, कोई लड़ाई झगड़े मतभेद उनको सेटल करना डिस्प्यूट को किसके थ्रू, अथॉरिटीज़ के थ्रू, जो वेरियस एडजुडिकेशन अथॉरिटीज़ इस एक्ट ने बताई उसके थ्रू। सेकंड, टू प्रोवाइड अ कमिटी फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन इंडस्ट्री एंड लेबर विद राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और बाय एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो इस एक्ट के अंदर बहुत सारी कमिटीज़ बताई गई हैं, उन कमिटीज़ के थ्रू डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा। जैसे एम्प्लॉयज़ का ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉय को, और वैसे ही एम्प्लॉयर के लिए क्या है, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं जो एम्प्लॉयर्स की बात रखेंगे, तो उनकी बातों को सुना जाएगा और डिस्प्यूट को यहाँ पे इन कमिटीज़ के थ्रू सेटल किया जाएगा। थर्ड, प्रिवेंट अनऑथराइज स्ट्राइक एंड लॉकआउट। देखो कई बार आपने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा कि कई बार स्ट्राइक होगी कंपनी में, कहीं लॉकआउट हो गया, ठीक है। तो अगर कोई अनऑथराइज्ड है, ज़बरदस्ती एम्प्लॉयज़ परेशान कर रहे हैं एम्प्लॉयर को, उसका काम रुक रहा है, ठीक है, तो इन अनऑथराइज्ड स्ट्राइक और लॉकआउट को रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट काफ़ी हेल्पफुल रहा है। इस एक्ट के थ्रू कई मामले सेटल हो चुके हैं। फोर्थ, रीच आउट टू लेबर दैट हैज़ बीन लेड ऑफ अनराइटफुली डिसमिस्ड और एक्स्ट्रा। कई बार लेबर के साथ भी गलत होता है, कंपनी के मालिक उनको निकाल देते हैं काम से बिना किसी रीज़न के, या फिर इंडस्ट्री को कुछ टाइम के लिए क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये एक्ट काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप
मतलब इस एक्ट से हमें ये समझ आ रहा है कि ये एम्प्लॉयर के लिए भी है और एम्प्लॉय के लिए भी। एम्प्लॉयर को भी बचाता है उसके लॉसेस से, अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियन बना के उसको परेशान कर रहे हैं, ज़बरदस्ती स्ट्राइक कर रहे हैं, लॉकआउट्स कर रहे हैं, ठीक है, उसका काम रुक रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, अगर एम्प्लॉयज़ को डिसमिस कर दिया जाता है बिना किसी रीज़न के, ठीक है, कंपनी को बंद कर दिया जाता है तो उनका रोज़गार चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ दिनों के लिए अगर फैक्ट्री बंद हो जाती है, लेड ऑफ हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए एम्प्लॉयज़ को इस एक्ट में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। और लास्ट, प्रोवाइड लेबर द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड प्रमोट कंसिलेशन। तो कंसिलेशन मतलब क्या होता है? कंसिलेशन का मतलब होता है समझौता, सुलह कराना, ठीक है। तो ये एक्ट क्या करता है कि लड़ाई झगड़ों को आराम से पीसफुल मैनर में उनका समझौता हो जाए, और लेबर को राइट प्रोवाइड कराता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आपको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, उसका सेक्शन आपको ध्यान रखना है। सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट is any dispute of difference between employer and employees or between employers and workmen or between workmen and workmen, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। which is connected with the employment और नॉन एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो उनके रोजगार से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ना हो, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने घंटे काम करना है, वर्किंग आवर्स, ठीक है, या फिर कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन, या फिर मतलब कि जो वो लोग काम करें किस इन्वायरमेंट में, उससे रिलेटेड भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो भी इस एक्ट के अंदर कवर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्यूट 3 तरह की पार्टीज होती हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और वर्कमैन। तो ऑलरेडी हम एम्प्लॉय और वर्कमैन में डिफरेंस देख चुके हैं। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। इस क्वेश्चन के अंदर आपका काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। इसमें हम इंडस्ट्री टर्म की डेफिनेशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, वेरियस केस लॉज, और इसके साथ में जो लेटेस्ट केसेस हैं इनको भी हम कवर करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री गिवन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो सबसे पहले हमें इंडस्ट्री टर्म की डेफिनेशन बतानी है, किसके अकॉर्डिंग? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके साथ में इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्टेट क्लियरली द प्रिंसिपल laid down by the Supreme Court for determining the nature of establishment for the purpose of the act। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा प्रिंसिपल बताया जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि इंडस्ट्री का या फिर एस्टेब्लिशमेंट का नेचर क्या है, ठीक है। तो इसके जो वेरियस प्रिंसिपल है उसको भी हम कवर करेंगे, और उसके बाद में उसके साथ साथ हम कुछ लेटेस्ट केसेस को भी देखेंगे, और जो इस एक्ट में काफ़ी रिलेवेंट है, जिसमें कोर्ट ने काफ़ी जजमेंट दिए, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री टर्म की डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड इंडस्ट्री हैज़ इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इंडस्ट्री वर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन नॉट बी थॉट विदाउट इंडस्ट्री। तो जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहाँ से होगा? डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? मतभेद होते हैं। तो जब किसी इंडस्ट्री में जो भी मतभेद होंगे वो यहाँ पर रिजॉल्व किए जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के लिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एक इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री टर्म की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसका सेक्शन 2 क्लॉज जे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सेक्शन 2 क्लॉज जे क्या बताता है आपको? इंडस्ट्री टर्म की डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? इंडस्ट्री मीन्स अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी carried on by cooperation between an employer and his workmen, whether such workmen are employed by employer directly or by through agency, including a contractor, for the production, supply or distribution of goods or services with a view to satisfy human wants or wishes which are merely spiritual or religious in nature। देखो सीधी सी बात है, इन्होंने कहा इंडस्ट्री क्या है? एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। ध्यान रखना है आपको, इंडस्ट्री क्या है? एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जहाँ पर एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में कॉपरेशन होता है, और वो कॉपरेशन के थ्रू क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गुड्स को सप्लाई करते हैं। ना सिर्फ गुड्स, अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड कराते हो तो भी आप इंडस्ट्री के अंदर आते हो। और जो एम्प्लॉयर है उसकी जो वर्कमैन है, चाहे उसने डायरेक्टली उनको एम्प्लॉयमेंट पे रखा हो या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू उन्होंने उनको हायर करा हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होती हैं, और ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? ताकि ह्यूमन वांट्स और विशेज़ को कंप्लीट कर सके। और चाहे इसमें 2 कंडीशन और दे रखी, उनको भी देख लेते हैं। एनी कैपिटल हैज़ बीन इन्वेस्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी, चाहे उस इंडस्ट्री में उन्होंने कुछ कैपिटल लगाई हो या फिर ना लगाई हो, ऊपर लिखा हो ना वेदर और नॉट, तो चाहे उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हो या फिर ना किया हो, पर अगर उस ऊपर वो दिए गए काम करते हैं,
प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो वो इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, एनी एक्टिविटी इज़ कैरिड ऑन विद अ मोटिव टू मेक अ प्रॉफिट, अ गेन और प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर कोई एक्टिविटी की जा रही है, कोई काम किया जा रहा है जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो या फिर ना हो, तो भी इंडस्ट्री के अंदर कवर होता है। अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस तो नहीं कह सकते, कोई एनजीओ है या फिर कोई ऐसी संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहा है उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, बट वो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो भी वो इंडस्ट्री टर्म के अंदर कवर होंगी। तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी एक्ट में ऐड कर रखी हैं। सबसे पहला इसमें है डॉक वर्कर्स। आई थिंक आपको पता होगा, डॉक वर्कर्स ये ऐसे वर्कर्स होते हैं जो पोर्ट पे काम करते हैं, बंदरगाहों पे, जहाँ बड़े बड़े शिप्स आते हैं जिनका लोडिंग का अनलोडिंग का काम होता है। तो पोर्ट पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो वर्कर पोर्ट्स पे काम करते हैं बंदरगाहों पे, उन्हें हम डॉक वर्कर बोलते हैं। तो जो डॉक वर्कर का एक्ट है, द डॉक वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948, तो ये भी इंडस्ट्री टर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं। और इसके साथ में कोई भी ऐसा कोई बिजनेस है जो सेल्स प्रमोट करता है, किसी कंपनी की सेल्स प्रमोशन में हेल्प करता है, मार्केटिंग का काम करता है, या फिर किसी बिजनेस को प्रमोट करने का काम करता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे बिजनेस ट्रेनर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस के ग्रोथ में। तो ऐसी कोई भी कंपनी है तो वो भी इंडस्ट्री के अंदर कवर होती है। तो ये दो चीज़ें थी। देखो, इसके अलावा एक्ट ने कुछ एक्सेप्शन बता रखे थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज जे ने अमेंडमेंट के थ्रू स्पेशल इन चीज़ों को एक्सक्लूड कर रखा है। तो इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी को हम इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहली एक्टिविटी एग्रीकल्चर ऑपरेशन। आप कोई भी खेती बाड़ी का काम करते हो, कोई भी चीज़ों को उगाते हो, तो आपके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से एक्सक्लूड हो जाओगे। बट इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आप खेती बाड़ी के साथ साथ, एग्रीकल्चर ऑपरेशन के साथ साथ कुछ इंटीग्रेटेड काम भी कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप जैसे कॉफ़ी ग्रो करते हो, कॉफ़ी की खेती करते हो, ठीक है, तो आप कॉफ़ी उगा रहे हो, बट उसके साथ साथ में उसको प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बना के उसकी पैकिंग करके सेल्स भी कर रहे हो, तो देखो इसमें कितनी एक्टिविटी होगी। एक तो आप तो उगा रहे हो, वो तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो गया, बट आप उसको क्या करो, प्रोसेस कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ें फिर किस में कवर हो जाएंगी, इंडस्ट्री में आ जाएंगी। तो अगर आप ऐसा कोई इंटीग्रेटेड काम कर रहे हो तो फिर तो ये एक्ट आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखो, इसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है हमें। देखो, एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया कि जो भी आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हो वो काम प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के अंदर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर इंक्लूड होता है तो आपके ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो फिर इसके बाद देखते हैं, देखो कुछ और एक्टिविटीज़ में बताई गई जो कि इस एक्ट के अंदर नहीं आती। जैसे आप हॉस्पिटल चला रहे हो या फिर कोई डिस्पेंसरीज हैं, वो इंडस्ट्री टर्म के अंदर नहीं आती है। कोई एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई भी आप चैरिटेबल काम कर रहे हो, सोशली आप कोई काम कर रहे हो, या कोई फिलैंथ्रोपिक सर्विस है। फिलैंथ्रोपिक क्या होता है, फिलैंथ्रोपिक मतलब होता है सोशल सर्विस एक तरह की, है ना, समाज सेवा, परोपकार, समाज का भलाई का काम कर रहे हो आप, कोई दान कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आती। कोई खादी या फिर विलेज इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि खादी को तो गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, तो वो भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएंगी। और कोई भी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट की सॉवरन फंक्शन से रिलेटेड है, और जिसमें कि डिफेंस से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली आपको एक्सक्लूड कर सकती है। या फिर कोई भी डोमेस्टिक सर्विस है, और कोई भी एक्टिविटी है जिसमें प्रोफेशन है, आप 10 से ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर कोई भी एक ग्रुप है जिसमें 10 से ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, तो वो भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता। या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई क्लब है जिसमें 10 से कम मेंबर हैं, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ या कोई भी ग्रुप इंडस्ट्री टर्म के अंदर नहीं आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट हमारे कुछ केस लॉज हैं। पहला केस अपना है वर्कमैन ऑफ आईएस इंस्टीट्यूशन वर्सेस आईएस इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या कहा गया, इंडस्ट्रीज कंडक्टेड बाय अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। तो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री तभी कंडक्ट होगी, इंडस्ट्री तभी कहलाएगी जब एम्प्लॉयर और वर्कमैन का कलेक्टिव एफर्ट होगा। किसी सिंगल पार्टी से इंडस्ट्री कंप्लीट नहीं होती है। और क्या कहा गया कि इंडस्ट्री only come into existence when there is a cooperation between employer and workmen which result in any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers and any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen। अगर आपने इंडस्ट्री की जो हमें डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज जे में,
पुरानी वाली डेफिनेशन अगर आपने पढ़ रखी होगी तो एग्जैक्ट बिल्कुल ये वही सेम डेफिनेशन है, बट अभी हमने जो इससे पहले पढ़ी थी वो अमेंडमेंट वाली है, ठीक है। ये डेफिनेशन बिल्कुल पुराने सेक्शन 2 क्लॉज जी में दे रखी है, वो एग्जैक्ट यही डेफिनेशन है। तो इसमें वही बोला गया कि इंडस्ट्री क्या है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय साथ मिलकर कॉपरेशन करके कोई काम करते, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, प्रोसेसिंग का काम हो, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का काम हो, या फिर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का काम हो। देखो जैसे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो भी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काम है, आप वर्कमैन प्रोवाइड करा रहे हो किसी इंडस्ट्री को, वो भी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा केस देखते हैं, DN बनर्जी वर्सेस PR मुखर्जी। देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडस्ट्री वो है जहाँ पर कैपिटल और लेबर कॉपरेट करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। कैपिटल किसकी, एम्प्लॉयर कैपिटल लगाता है और एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, उसको कॉपरेट करते हैं। तो जब दोनों मिलकर कॉपरेशन करते हैं तभी इंडस्ट्री कंप्लीट होती है, क्योंकि जब दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, वेल्थ। और वेल्थ किस शेप में होगी, अच्छी मशीन्स आएगी कंपनी में, अच्छे टूल्स आएंगे, एम्प्लॉयर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब अच्छा प्रॉफिट होगा तो उसका बेनिफिट सोसाइटी को और वर्कमैन को भी होगा। तो अब तक हमने क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे हमें इंडस्ट्री टर्म की डेफिनेशन बतानी थी अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब हम तो बाकी रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।